शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जनाब सदर एडवोकेट जेड के फैजान साहब एक बार फिर आपकी पुरजोर तालियों के साथ कराम और सामने तशरीफ फरमा अहम शख्सियात मोहतरमा नीता रोहना साहबा, किरपा शेखर सिंह जी, हमारे दोस्त जलाल साहब, आसिफ आलमी साहब और दीगर साहब, मैं आज के इस मुशायरे की सदरत अपने लिए बाइश एजाज़ समझता हूँ और इसके लिए मैं साजिद खान आज़मी और उनकी जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस बात के लिए भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसी अजीम शख्सियत के नाम पर ये बंद सजाई है जिसे हिंदुस्तान हेमचंद्रन भवना के नाम से जानता है। ये उनका 17वां मुशायरा है जो भवना जी के नाम से मंसूब करके मुनक़द कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मुशायरे भवना जी से मंसूब करके किए। दरअसल मुशायरे तो बहुत आपने यहाँ पर जो सामीन हैं उन्होंने अटेंड किए होंगे और अक्सर मुशायरे ऐसे शख्सियात के नाम से मंसूब होते हैं कि कभी कभी एहसास होता है कि भवना जी की शख्सियत के नाम से अगर मुशायरे मंसूब हों तो उस मुशायरे का विकार बढ़ता है। लगता है कि हाँ मुशायरा मुनक़द हो रहा है, उर्दू और हिंदी और हिंदुस्तानी ज़बान की खिदमत हो रही है। आज का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन भवना जी के नाम से मंसूब है, बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि आने वाली नस्ल को भवना जी को जानना चाहिए और ये काम जो साजिद खान आज़मी कर रहे हैं और भवना जी के मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। उन्होंने पहली बार ये कोशिश की है बॉम्बे के अंदर और ये महफिल सजाई है। ये उनकी पहली कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इनकी कोशिश जिस तरीके से जारी है जारी रहेगी और यहाँ पर एक और बड़े मुशायरे का इनेकाद वो आने वाले दिनों में करेंगे। दरअसल भवना जी के नाम से मुशायरे को मंसूब करना उनके मिशन को आगे बढ़ाने की बात है। आज हिंदुस्तान को भवना जी जैसी शख्सियत की जरूरत है। आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके नक्शे हमारे बीच में हैं और उसमें चलने की जरूरत है। एक रोशन दिमाग था न रहा, हिंद में एक चिराग था न रहा, लेकिन नक्शे हमें राह दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे अगर साजिद खान आज़मी और साजिद खान जैसे लोग इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। भवना जी की जिंदगी ये थी, मैं तो आखिरी सांस तक उनके साथ जब तक जिंदा रहा कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। पहाड़ से निकल करके इलाहाबाद में तालीम हासिल करने के लिए गए थे और वहां तालीम हासिल करने के लिए गए और आजादी की लड़ाई में, आजादी के मूवमेंट में कूद पड़े। इससे हिंदुस्तान भवना जैसे लोगों
जेल की सुराखों के पीछे भी गए और उसके साथ ही उस जमाने में जब तहरीक चल रही थी तो उनको पर जिंदा या मुर्दा उनको कोई नाम नहीं रखा गया था। हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के बाद बहुना जी को अहम जिम्मेदारियां इस मुल्क में मिली और उसको बखूबी निभाया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यह बहुना जी की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। जब हिंदुस्तान जल रहा था और हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मूवमेंट चल रहा था, जिस मूवमेंट के फॉलो अपने बाद में कांग्रेस पार्टी गिरी और उसकी हुकूमत गई। उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला थे बहुना जी, और जब जयप्रकाश नारायण का दौरा उत्तर प्रदेश का हुआ तो लोगों ने बहुना जी से कहा कि जेपी यहां पर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जल उठेगा, आप जेपी को रोकिए। उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूं, डेमोक्रेसी में यकीन रखता हूं, मैं जेपी को नहीं रोकूंगा, आने दीजिए जेपी को, जेपी से बात करूंगा। जयप्रकाश नारायण आते हैं, बहुना जी की मुलाकात होती है, तबादला ख्याल होता है, बातचीत होती है, पूरा ब्यौरा देते हैं और जयप्रकाश नारायण उसी लखनऊ में कह करके जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन की जरूरत नहीं है, यहां पर बहुना ठीक काम कर रहा है। यह होता है एडमिनिस्ट्रेशन। बहुना जी कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स, उनके ताल्लुकात हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से बड़े अच्छे रहते थे, ब्यूरोक्रेट्स से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो डिफाइन करते थे तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स क्या है, वो एक घोड़े की तरह है, अगर तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते तो घोड़े की शिकायत मत करो, अपने में झांको कि घोड़े की सवारी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुना जी कहते थे। किसी काम को फॉलो करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन किसी काम का इनिशिएटिव लेना अलग बात होती है। बहुना जी मेरी जानकारी में आचार्य नरेंद्र देव ने असेंबली से इस्तीफा दिया था, लेकिन बहुना जी की शख्सियत पहली शख्सियत थी कि जब उनका कांग्रेस में इंदिरा गांधी से टकराव हुआ और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो फौरी तौर पर उन्होंने पार्लियामेंट की सीट छोड़ दी और इसीलिए चैलेंज करके गढ़वाल से बहुना जी लड़े थे। इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, मजबूत और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने वहां पर 37 मीटिंग एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में की, जितने भी उस वक्त इनके वज़ीर आला थे सबके सब वहां मौजूद थे बहुना जी को हराने के लिए, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें, उछल दबाने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, बहुना जी वहां पर फाते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुना जी ने कहा कि ताल्लुक से कि तू ना रवंदे शौक है मंजिल न कर कबूल, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। पूरी जिंदगी उसूलों की लड़ाई में वो गुजरी और बहुना जी ताज में हयात हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने जब उसूलों का टकराव हुआ तो उन्होंने हमेशा जो है अपना रुख बदल दिया, उसूलों से कभी समझौता नहीं किया और उनका कहना था कि हम दौलत और सियासत को किसी एक हाथों में कैद नहीं होने देंगे। दौलत का बंटवारा होना चाहिए, सियासत का बंटवारा इस मामले में होना चाहिए कि जमहूरी निजाम होना चाहिए। वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे। जब 1977 में
जब 75 में इमरजेंसी लगी तो बहुगुणा जी कुड़ रहे थे अंदर से, और जब मौका आया तो 1977 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और वहां जाने के बाद जब जनता पार्टी में टकराव हुआ तो उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी। बहुगुणा जी चाहते तो आराम आशाइश की जिंदगी गुजार सकते थे। तू भी एहसास को चांदी से कुचल सकता था, तू भी एहसास को चांदी से कुचल सकता था, तू भी मौसम की तरह रंग बदल सकता था, तू भी इम्कान तो था। गैरत की तिजारत करता, ऐश के वास्ते ईमान को गारत करता, अपने ईमान को गैरत को बचाया तूने, हर मुसीबत को गले से लगाया तूने। ये बहुगुणा जी का था। इसलिए बहुगुणा जी के जो कुछ जिंदगी है वह उससे हमको सबक लेना चाहिए, और उसको आम करने का बीड़ा जो साजिद आजमी ने उठाया है, इसलिए मैं तुम्हारा बात पेश करना चाहता हूं। आज का जो सियासी निजाम है, एक आम उसकी बात करता हूं। इतना बड़ा लीडर, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। और मैं एक वाकया बताता हूं। 1982-83 वगैरह में जब बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे तो 21 आदमियों की एक लिस्ट आई, हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स के प्राइम मिनिस्टर, ये खतरा है लोगों को। मैं बहुगुणा जी क्या पहुंचा तो देखा तो बड़ी पुलिस लगी और मार टेंट वगैरह पूरा लग गया। बहुगुणा जी नहीं थे, मोबाइल था नहीं, वो निकल गए, यहां गए वहां गए, दफ्तर में नहीं है तो पकड़ में नहीं आएगा आदमी, यहां टेलीफोन किया वहां टेलीफोन किया, और फिर पुलिस ने आके वहां कम से कम 100 से ज्यादा पूरी सिक्योरिटी वहां पर। बहुगुणा जी आए, आते ही जैसे देखा अंदर घुसे और उन्होंने बटन दबाया, मतलब मैं भी गया। उनके पीए थे रामान, वो आए, क्या है कैसी? तो उन्होंने कहा कि साहब वो सिक्योरिटी आप ऐसा ऐसा है, उनका बुलाओ दो इंचार्ज को बुलाया। आया, उन्होंने कहा भाई कैसे क्या? तो उन्होंने बताया कि साहब हमें तो आदेश हुआ ऐसे ऐसे। उन्होंने फौरन मरवा थे, नॉट रॉन्ग, पुलिस कमिश्नर उनको मिलाया, उन्होंने कहा होम मिनिस्ट्री का आर्डर है। उन्होंने फौरन बूटा सिंह को लगाया, वो सिटिंग विद हिम, बैठा हुआ था भाई बूटा सिंह जी। उन्होंने कहा कि 21 आदमियों को ऐसे ऐसे है और उसमें ये होना। बहुगुणा जी ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम अगर 21 में है तो है, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या लिख के देना है कि सिक्योरिटी चली जाए। वो बूटा सिंह जी उधर से कुछ समझाने लगे तो हाई लोगों का मामला था। और कहा सरदार जी, तो ऐसी बात होती थी ना, सरदार जी आपने राजीव गांधी को बचा लिया, इंदिरा गांधी को आपने इंदिरा गांधी को बचा लिया, लगाई थी इतनी सारी सिक्योरिटी। बूटा सिंह जी जाको राखे साइया मास्क के न कोई, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये बताइए कि लिख के क्या देना। उन्होंने एक लेटर लिखा, उसी वक्त उसको कहा कि ले जाके फॉरन रिसीव करवा के आओ। तो इंचार्ज से सिक्योरिटी उनको बुलाया, उससे बातचीत किया, उनको चाय पिलाई बड़े अदब एहतराम से, और सबके लिए चाय मंगवा के खिला पिला के उनका टेंट उठाइए और जाइए। एक शैडो उनके साथ रहता था, वो भी सादी वर्दी में, एक घर उसके पास रिवॉल्वर रहता था बस, और वो पता नहीं चलता था वो शैडो है। आज क्या है, नेता के नेता के नेता के नेता के नेता के नेता के नेता जो है, बल्कि उसके भी के नेता, वो उतरते हैं तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको नहीं मिलती तो वो किराए की सिक्योरिटी ले लेते हैं। आम आदमी को पता नहीं चलता कि सिक्योरिटी के किराए की है कि किस तरह की सिक्योरिटी है। हमारे जानने वाले ने सिक्योरिटी ले लिया एक, मैंने कहा कैसे क्यों सिक्योरिटी ले ली? बोले साहब भाई साहब कहीं शादी वादी में जाते हैं, थोड़ा रूम माल लेते हैं और घर पे रहता है,
मेरा भी काम देखता है, टीएडीए बना लेता हूँ, फुल टाइम फुल पेमेंट वाली सिक्योरिटी थी, आधा टीएडीए मैं ले लेता हूँ, आधा इसको दे देता हूँ। अजीब हाल है भाई। मैं शोराए कराम हजरात से कहना चाहता हूं कि द अदर साइड ऑफ द पॉइंट, उस पे भी आपको शायरी करनी चाहिए। सिर्फ आप जनता को कटघरे में खड़ा करना भी सीखिए। सिर्फ आप पॉलिटिशियंस को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये कोई मुनासिब बात मेरे ख्याल में नहीं है। इसलिए नहीं है कि पॉलिटिशियन कहां से निकल करके आता है। बहुना जी की पूरी जिंदगी एक ईमानदार सियासतदान की हैसियत से गुजरी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब वो जिंदा थे तो क्या क्या उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाए गए। जिस मकान में बहुना जी रहते थे वो किराए का मकान था, अलॉटमेंट था, और मालिक मकान आता था तो हम लोग बैठे रहते थे। मालिक मकान आ गया तो कहते थे कि भाई चाय पिला रहे थे, कह रहे कि भाई मेरे मालिक मकान है। अरे साहब क्या बात करते हैं? अरे बोले नहीं, गलत थोड़ी कह रहा हूं भाई, मैं तो किराएदार, तुम्हारी मकान हूं। अब उस मकान के सामने बहुना मार्केट है तो लोग कहते थे क्या बात करते हैं, कितना आलीशान बंगला, बहुना मार्केट और बनी हुई है। जनता तो कुछ सोचती नहीं, देखो उड़ने लगती है। जब बहुना जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो बहुना मार्केट तो दूसरे बहुना के नाम पर है। ये प्रोफेसर रीता बहुना साहबा बैठी हुई है। अब दूसरी जगह मकान लेना पड़ा। तब लोगों की समझ में आया कि ये मकान बहुना जी का नहीं था, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूल्हे पर शिमा का पसीना होगा। जनता को भी चाहिए कि वो सही गलत का तजिया करे और देखे कि क्या सही है क्या गलत है। आप बड़े लीडरों को देखिए, बहुना और दूसरे और भी लीडर्स, बहुना जी तो बिल्कुल सिक्योरिटी में अभी एक सिंपल इंसान की तरह जाया करते थे, मिलते थे, लोगों से रपट रखते थे, बना के रखते थे। ये आज जो ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन हो रहा है, उर्दूता तबका उनका एहसानमंद है। एक वक्त में उन्होंने अपने एक दस्तखत से 4,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया था। वो टीचर्स उन्होंने सर्विस ज्वाइन की, रिटायर्ड हुए, और बहुत सारे इस दुनिया में हैं वो से नहीं किए। आने वाले दिनों में बहुत सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, मगर कहीं ना कहीं कोई कमी रहा, हाई कोर्ट ये वो मामला लटका रहा। और फिर वही बात जो मैंने कही थी कि इनिशिएटिव लेने की ताकत होनी चाहिए। बहुना जी के अंदर इनिशिएटिव लेने की ताकत थी, और वो यही कहते थे, वो ये कहते थे कि ये बहुत आसान है। मैं तो करीब उनके था, इत्तेफाक से उस तरह से अक्सर कहने लगे, बहुत मरतबा उन्होंने बात कही, फैजान ये कहना या जो भी रहा, ये कहना बड़ा आसान होता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इसमें कोई दम नहीं है। दम इसमें है कि जब तुम ये कहो कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये गलत है, गलत है, तो फिर सही क्या है उसको बताओ। उन्होंने कहा हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, मैं बहस करने को तैयार हूं, लेकिन मैं जब कोई चीज कहता हूं कि ये गलत है, तो मैं कहता हूं कि ये गलत है, तो फिर सही ये है। उन्होंने दरियाओं की जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कहीं सैलाब आता है, नहीं डूब जाते हैं लोग, कहीं सूखा पड़ा रहता है, दरियाओं को जोड़ने का काम होना चाहिए। उसके लिए लड़ते रहे, बोलते रहे, लेकिन एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कूदी, सरकार ने भी उसकी माना, और काम भी उसका चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं बहुना जी की जिंदगी से जुड़ी ही। मैं साजिद खान आजमी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं
कि उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं खुद भी उसमें जितना ताउन दे सकता हूँ दे रहा हूँ, और मैं इसको अपना फर्ज भी समझता हूँ उसको आगे बढ़ाना। मुझे खुशी है कि हमारे बीच में प्रोफेसर रीता बहुगुणा साहबा तशरीफ रखती हैं। गवर्नर महाराष्ट्र साहब जो है, उनकी तबीयत कुछ इस तरह से नासाज हुई, एक बैठ उम्र का उस तकाजा भी है कि आज उस आने की पोजीशन में नहीं थे, तो उन्होंने प्रोफेसर रीता बहुगुणा साहबा से कांटेक्ट किया, अपनी माजूरी जाहिर की, और उन्होंने अपना एक लेटर भी उनके हवाले किया कि आप मेरी तरफ से शुभकामना देते हुए इसको वहाँ पर पढ़ देंगे। वो यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उस लेटर को आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये भव्य मुशायरा है, इसलिए बहुगुणा जी के ताल्लुक से एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अकेला था मगर आबाद कर देता था वीराना, अकेला था मगर आबाद कर देता था वीराना, बहुत रोती है तुझको बादशाह तेरे शाम तन्हाई बरोज। बहुत शुक्रिया जेड के फैजान साहब। हम चाहते भी थे कि बहुगुणा जी के बारे में ये लोग जो जानते हैं, जो कुछ लोग नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन इस सिलसिले को, बहुगुणा जी के इस मिशन को, साहित्य को, लिटरेचर को, इंसानियत को, तहजीब को, अदब को, यकीनन जिस तरह से प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी अपने कांधों पर लेकर पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाती है, और दूसरा एक नाम हमारे पास है नसीम खान साहब का। समाजी सियासी खदमात के अलावा अदबी खदमात जितनी भी हैं, मैं समझता हूँ शायद, लेकिन एक शिकायत भी है मुझे आज सियासी लोगों से। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट से सबूत है कि एक एमएलए के पास, मुंबई के एक एमएलए के पास एक साल में 20 लाख रुपए का फंड होता है लिटरेचर कल्चर पर खर्च करने के लिए, लेकिन वो नहीं होता। कहाँ जाता है? नसीम साहब, आप के बाद जो ख्वाब अधूरे थे, आपने तमाम साहित्यकारों को, शायरों को, अदीबों के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बीमा के लिए बड़े बड़े काम किए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा। लेकिन ये मुशायरा है, ये कवि सम्मेलन है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ये उर्दू की बात है, ये उर्दू का मुशायरा, हिंदी का कवि सम्मेलन है। लेकिन दीदी, एक दर्द में इस हिंदुस्तान में एक जबान का, उस माँ का, उस हकीकत का बयान करना चाहता हूँ। सुने आप, मैं हिंदी हूँ जो कोई मेरा गम समझे तो मैं बोलूँ, मेरी भाषा समझता ही नहीं कोई, मैं क्या बोलूं। जमाने की नजर में हिंद की कौमी जुबान हूं मैं, मगर जब ढूंढने निकलो तो भारत में कहाँ हूं मैं। सभी मेरे हैं लेकिन सब मुझे अपना नहीं सकते, दक्कन वाले मुझे एक रात भी ठहरा नहीं सकते। कविता का मेरी बंगाल पर जादू नहीं चलता, उड़ीसा में उड़ा देते हैं उड़िया मुझको हंस कर, मुझे लब खोलने देते नहीं मद्रास के पत्थर। उतरती हूं मैं खंजर की तरह आसाम के दिल में, लक़ब गुणी का मिलता है मुझे केरल की महफिल में। खटकता है मराठी आंख में भी बागपन मेरा, जरा भाता नहीं गुजरात वालों को चल मेरा। सितम यह है मुझे पंजाब में पानी नहीं मिलता, वहां मेरा लहू पीकर किसी का दिल नहीं हिलता। मैं अपने देश में जब हर तरफ ठुकराई जाती हूँ तो फिर कागज पे क्यों कौमी जुबान कहलाई जाती है। ये तस्वीर है जबानों की जो हमने आपके सामने पेश की। आइए मैं इस थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी तमहीद दोनों जबान की मोहब्बत के अलावा, जबकि हमें पता है कि ये दो जबानें
दुल्हन की नहीं बल्कि उस हसीना की दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर जरा सा विफाक आया तो उसका हुस्न पामाल हो जाए, और उसका हुस्न अगर हमें कायम रखना है तो हमें अपनी ज़बानों को, अपनी तहजीब को जिंदा रखना है। आइए उस तहजीब के नंबरदार से गुजारिश करता हूँ, साबिक़ वज़ीर काबीना, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब के हरदिल अजीज, बहुत ही मोतबर मोहतरम शख्सियत, हमारे सरपरस्त मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब से करीम मुशायरा का इल्तमास से, सदर साहब का इल्तमास है कि इफ्तिताही कलिमात से नवाज दें। चंद लम्हों के लिए आ जाए कि खुदा के वास्ते मोरे सुकून तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में मुलाकात होती थी, आज इस मजबूरी ने कम से कम इस मिलने मिलाने का मौका दिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। क्या बताऊं मैं तुमको, मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब। बीच में निजामुद्दीन राय साहब भी आ चुके हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के एक्स मंत्री कृपा शंकर जी बैठे हुए हैं, मैं इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आसिफ फारूकी साहब जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं मुंबई में, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में जलाल भाई भी मौजूद हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं, हमारे जावेद फारूकी साहब जो इस वक्त बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जश्न बहुगुना जी के नाम से मुनक्किद इस ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन में मौजूद सियासी लीडर, समाजी लीडर, और बहुगुना जी के विरासत को जिन्होंने इस मुल्क में आगे बढ़ाया, वो यहाँ पर मौजूद रीता बहुगुना जी, कृपा शंकर सिंह जी, एडवोकेट जलाल साहब, फारूकी साहब, और जिनकी सदारत में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और एक बेहतरीन सोच रखने वाले बहुत ही सीनियर लीडर जनाब जेडे फैजान साहब, जिनकी दावत पर हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं, साजिद खान आजमी साहब, निशात खान साहब, स्टेज पे बैठे हुए सभी शोरा इकराम, आज के इस प्रोग्राम की जो निजामत कर रहे हैं नजर बिजनौरी साहब, और सभी शहर के मौजूद हजरात, भाई और बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं साजिद खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2 साल की कोविड जैसी भयानक बीमारी खत्म होने के बाद मुशायरे का सिलसिला शुरू किया गया है। और उसी के साथ साथ उर्दू और हिंदी
मुशायरा और कवि सम्मेलन, जिसे हम अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया है। हालांकि चाहे इस मुल्क का कवि हो या बड़े से बड़ा शायर हो, वो जो कलाम लिखता है और जब वो सुनाता है तो मुल्क के आवाम की तर्जुमानी करता है, हालात हाजरा पे अपनी बात करता है। ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन आज मुल्क में जरूरत जो है, जज्बात की तर्जुमानी तो होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ इस मुल्क का ताना बाना मजबूत हो। कौमी एग्जैक्टिव जो तार तार करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में लगे हैं, उसको मजबूत करने की जरूरत मैं महसूस करता हूं। और ये सियासी लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, ये आप जैसे महारथियों से ही उम्मीद की जा सकती है। आज जरूरत है, हमने बहुगुणा जी की बात की, ज़ेड फैजान साहब ने बहुगुणा जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो आज की हमारे नई नस्ल के नौजवानों को उनके बारे में बहुत ज्यादा पता ही नहीं होगा। ऐसे लोग जो इस मुल्क की एकजहती के लिए मर मिटने पे तैयार रहते थे, ऐसी सोच रखने वाले लीडर, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं साजिद खान साहब को कि बहुगुणा जी के नाम से मंसूब करके ये मुशायरा और कवि सम्मेलन साजिद भाई ने यहां पर रखा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुगुणा जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम रीटा जी यहाँ पर पूरे मुल्क में घूम घूम के करते रहती हैं। आज हम लोग उनको ज्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए साजिद भाई को, निशात खान साहब को और इनकी पूरी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब। मुख्तसर वक्त में बड़ी बात करने का फन आपको हासिल है। आइए, उत्तर भारतीय की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, सियासी नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, समाजी नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, सियासत का एक बहुत ही मोतबर और मोहतरम चेहरा, समाज से, आवाम से जुड़ने वाला एक ऐसा नाम। तकरीबन 2001 की या 2 की बात है। अंधेरी में रहता था, सागर सिटी कॉम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट में एक मुशायरा हुआ और उस मुशायरे में उस वक्त कृपा शंकर सिंह साहब होम मिनिस्टर थे और हमारे उस मुशायरे के चीफ गेस्ट थे। अरशद सदीक़ साहब सदर थे। उसके बाद कई मुलाकातें हुई, लेकिन मसरूफियत आपकी भी है, शोरा की भी है, आम इंसान की भी है, ज़रूरियात भी है। आइए, एक मौका मिला है, मैं बहुत अदब के साथ कृपा शंकर सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वो आए, अपने जज्बात साहित्य के हवाले से, ज़बान के हवाले से, अवाम के हवाले से, लेकिन आप इस तरह से न सुने, ये लोग बड़े नायाब हैं, पर पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कृपा शंकर सिंह साहब। जश्न बहुगुणा मुशायरे के कार्यक्रम जो 17वें साल में आज यहाँ जश्न मना रहा है, हम सब की अगुआ, हमारी अग्रज जो
बहुगुणा जी की विरासत को पूरे मुल्क में ले जाने के एक जरिया हम लोग मिलता है। मैं पहले दीदी को प्रणाम करता हूँ और बहुगुणा जी की उन यादों को, जिनके बारे में के फैजान साहब ने बड़ी बात बताई। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई पत्रकार यहाँ मेरा बैठा होगा, बहुत सारे पत्रकार होंगे, एक अगर उदाहरण दो उदाहरण है उनके बारे में, अगर लिखने के लिए हम कलम मांगे, शायद हिमालय पर्वत तो कलम नहीं दे पाएगा। अगर पृथ्वी से कागज मांगे, पृथ्वी और कागज नहीं दे पाएगा। और समुद्र से स्याही मांगे, और स्याही नहीं दे पाएगा, जिसके बारे में बहुगुणा के बारे में लिखा जाए, सुना जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ साजिद खान साहब को। और जैसे अभी पूर्व मंत्री नसीम खान साहब ने कहा, कोरोना कार्यकाल के बाद आज एक ऐसा शुरुआत हुआ जिसकी जरूरत है। यहाँ बैठे हैं हमारे कुंवर जावेद साहब। आपके बारे में अगर कहूं कि कुंवर जावेद साहब आपको कितना मुंबई चाहता है, मुंबई चाहते हैं, इसका अंदाजा आपको कम होगा, लेकिन हम लोग ज्यादा है। किसी शायर ने कहा कि जिस महफिल में कुंवर जावेद साहब नहीं होते हैं, जिस महफिल में कुंवर जावेद साहब नहीं होते हैं, लोग उनको ढूंढते हैं, वो न जाने कहाँ होते हैं। उर्दू और हिंदी की बात आई। हिंदी अगर मेरी बहन है तो उर्दू मेरी गहना है। बगैर उर्दू के, किसी ने कहा कि उर्दू के बारे में बोलिए, मैं तो उतना जानता नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा जो है वो मदरसे से पढ़ी थी, तो मेरी अम्मा ने कुछ सिखाया था मुझे। उस समय यही बताया था कि उर्दू से अलग कर दो, मुझे सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, उर्दू से अलग कर दो, मर जाऊंगा। तो ये जो उर्दू भाषा है, उर्दू जो जबान है, उसके बारे में मैं क्या, यहाँ शायर लोग बैठे हुए हैं और कभी कभी हम लोग की हालत दीदी ऐसी हो जाती है। किसी शायर ने कहा कुंवर जावेद साहब कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। सियासत के बारे में जबकि फैजान साहब ने बहुत बातें कही। आदमी नेता बन सकता है, नेता जिंदगी में आदमी नहीं बन सकता। लोग कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, नेता लोग नाराज जाएंगे। एक समय था कि जब मैं मिनिस्टर हुआ करता था नगर साहब, तो मेरे साथ 10-15 गाड़ियां चला करती थी। जब मिनिस्टर नहीं रहा तो गाड़ियां नहीं है। अच्छी गाड़ी से चलूं तो बोले जो माल लूटा था देखो निकल रहा है, और टूटी गाड़ी से चलो कार्यकर्ता बोला नेता भिखारी भाग जाओ यहां से। इसलिए सियासत बारे में सब लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। जो सियासत उसको ही पता है कि कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं है। मैं सभी शायर को मुबारकबाद देता हूँ, सलाम करता हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जो है, जो बाबूजी हम लोग सिखाए हैं, हमने पुस्तक पढ़ा, क्योंकि व्यक्ति और पुस्तक दोनों जल्दी समझ नहीं आते। पुस्तक को पढ़ना पड़ता है और व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है। तो व्यक्ति को पढ़ने के लिए जिन किताबों के जरिए, जिन शायरों के जरिए हमको मिलता है, मैं फिर से कार्यक्रम को मुबारकबाद देता हूँ। और साजिद भाई आप इसी ढंग से इस जलसे को आगे बढ़ाते रहें, हम सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया कृपा शंकर सिंह साहब। और आज इस तहजीबी महफिल में, गंगा जमनी तहजीब की इस महफिल में, मुशायरत व सिमरन में हमारे मुंबई की, महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की बहुत अजीम शख्सियत है। वो शख्सियत जो बहुत छोटी जगह से, बहुत स्मॉल से गांव से, उत्तर प्रदेश से मुंबई में आते हैं और मुंबई में आकर अपने खून पसीने से, अपनी दिन रात की मेहनत से बिल्कुल मामूली तालीम के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। और ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 2001 में करते हैं और आज तकरीबन 1000 करोड़ से बड़े एम्पायर के मालिक हैं। और इस कोविड काल में जितना काम उन्होंने किया है दीदी, अपनी गाड़ियों में अपना कारोबार, अपना परिवार छोड़कर ऑक्सीजन के बांटने, घर घर बांटने का काम, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत जगह मुझे पता है जहां उन्होंने भेजे हैं।
और बेखौफ अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। आज हिंदुस्तान के हर शहर, हर स्टेट, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उनकी कार्रवाई, उनका काम, उनकी समाजी खदमत इतनी बड़ी है कि शायद किसी एक महफिल में, किसी एक मुशायरे में नामुमकिन है। हम सब के बहुत ही अजीज दोस्त सेप्रो फायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी अलीम खान साहब ने दिलवाफरोज ने तक पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल गा रहा है चांद। मैं अलीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ और प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि अब ये शमा रोशन की जाए। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण साहिल खान आजमी साहब से और उनके तमाम साथियों से, जावेद फारूक के साहब से, आसिफ फारूक के साहब से, कृपा शंकर सिंह साहब से, सदर मौसूफ एडवोकेट ज़ैड के फैजान साहब से, नसीम खान साहब से, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि शमा रोशन की ये जावेद फारूक के साथ में बहुत अदब के साथ दुबई में रहते हैं, हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत हिंदुस्तान के हैं, आजमगढ़ के हैं, लेकिन अपनों के बीच हमेशा जब अच्छी महफिल होती है, अच्छी बात होती है। निशाद खान साहब एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। राशिद खान साहब तशरीफ लाएं। यकीनन ये शमा तहजीब की है, मोहब्बत की है, अमन की है, इंसानियत की है, उस अजीम शख्सियत की है, युग पुरुष का खिताब हासिल करने वाले उस अजीम यकीनन ये लम्हा बड़ा अजीम है अलीम खान साहब के हाथों। आज ये इस मुशायरे की शमा रोशन हो रही है और ये मुशायरा, ये कमिसमल उस अजीम मोतबर शख्सियत के नाम से है। बहुबड़ा साहब की शख्सियत जिन्होंने पूरी जिंदगी इंसानी खदमात में, तहजीब में, हिंदुस्तान को मजबूत करने में, अपनी ज़बान हिंदी, उर्दू और तमाम हिंदुस्तान की तहजीबों को मजबूत करने में लगाई। आज ये शमा रोशन होती है। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें सारे लोग। सभी मेहमान डाइस पर जलवा फरोज रहे। आसिफ फारूक के साथ आप वहां नहीं होने चाहिए, आप तशरीफ लाइए। आसिफ फारूक के साथ बड़े पुराने अजीज हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ी नफासत, बड़ी नज़ाकत, बड़ी मोहब्बत की शख्सियत है। एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। मैं आसिफ फारूक के साथ से गुजारिश करूंगा डाइस पर तशरीफ लाएं, आप आ जाएं। देखिए ऐसा है, अब मैं एडवोकेट जलाल साहब से गुजारिश करते हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं, एडवोकेट सईद जलाल साहब हज़रत हकीम डाइस पर तशरीफ लाएं। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। दोस्तों, हालांकि वो नज़्म मुझे जब मैं एज ए शायर आना था मुझे तब पढ़नी थी, लेकिन ये एक नज़्म है नसीब भाई, सुरेश महाराज साहब यहाँ जिन अफरोज हैं, बड़ी अजीम शख्सियत है, टेलीविजन के हवाले से फिल्मी, इल्मी और सियासी हल्कों में बड़े मकबूल हैं। तालियों से इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। सुरेश महाराज साहब, ऐसे अच्छे लोग बहुत कम हैं इस वक्त। निजामुद्दीन राय साहब, आप सरे फरिश्त सामने आ जाएं। आइए दोस्तों, मैं बहुत अदब एहतराम के साथ
उस मोहब्बत और अजमत के साथ जिंदगी को निखार देती हैं, उजड़े घर को संवार देती हैं। सारी दुनिया में मिल नहीं सकता बेटियां कितना प्यार देती हैं। एक बेटी जो अपने वालिद के मिशन को, उनके नक्शे कदम पर चलते चलते अपनी जिंदगी का पूरा वक्त, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, अदब का शोबा हो, सियासत का शोबा हो, समाज का शोबा हो, मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगा कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। आइए मोहब्बत आम करने वाली अजीम शख्स प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा से अगर हम ना सुने, उन्हें सुनने के लिए हिंदुस्तान में, आजमगढ़ में, लखनऊ में, यूपी में, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में तमाम हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। आज इस महफिल में वह दिल फरोज है, हमारे खुशनसीबी है। बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा से गुजारिश करता हूँ, जो अपने आप में एक अंजुमन है, तो जोर तालियों से इस्तेमाल करें। जश्न बहुगुणा का ये 70वां आपका कन्वेंशन हो रहा है। मुशायरा और कवि सम्मेलन साजिद ने फिर से बनाया है। मैं इनके हर कार्यक्रम में गई हूँ, हर प्रोग्राम में गई हूँ, और जब ये वहाँ करते हैं आजमगढ़ में, तो यकीन मानिए जौनपुर और आजमगढ़ से 20-25 हज़ार लोग तो वहाँ हमेशा इकट्ठे होते हैं। और इनके हर प्रोग्राम में बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें आई हैं। मुझे तो हमेशा अक्सर ये इस बात का कह लीजिए एक होता है कि इतना छोटा बच्चा, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ होगा या इनकी उम्र क्या रही होगी, लेकिन उन्होंने जो कुछ उनके बारे में सुना और जिस तरह से उसको, उन यादों को वाबस्ता ये कर रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग होते हैं, तभी हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। तो मैं साजिद को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि इन्होंने आकर मुंबई में इस कार्यक्रम को किया। होना तो ये पहले चाहिए था 2019 में, जब मेरे वालिद साहब का सेंटेनरी सेलिब्रेशन था, पर उसमें कोविड आ गया, नहीं हो पाया। पर इन्होंने छोड़ा नहीं, मुहिम को आगे किया, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आज की इस पूरी महफिल की सदारत कर रहे हैं ज़की फैज़ान साहब, बहुत जज्बाती हो गए थे, हमको भी जज्बाती बना दिया। मैं सोच रही थी इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो बहुगुणा के साथ रहा है वो उनमें वाबस्ता हो गए थे, और जब वो बोलने लगता है तो भूल जाता है कि मैं कितना वक्त ले रहा हूँ। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो अजीम शख्सियतें यहाँ बैठी हैं, कृपाशंकर जी हैं, नसीम जी हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पर जाने माने लोग हैं, बहुगुणा जी को जानने वाले आप सब में बहुत लोग होंगे, शोरा एहतराम हैं, हमारे सम्मानित कविगण हैं। मैं सबका इस्तकबाल करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। हाँ, मुझे ज़रूर अफसोस है कि आज गवर्नर साहब के बीच में नहीं आ पाए। मैं उन्हीं के पास रुकी हूँ, यकीनन उनकी कल शाम से तबीयत खराब है, मैं उनको मिलने भी गई थी, तो उन्होंने अपना पैगाम आप लोगों के नाम भेजा है। ये पैगाम फैज़ान साहब कोई और पढ़ देगा, मैं अपनी बात मुख्तलिफ में थोड़ा छोटी सी बोलना चाहूँगी। अभी जो मैं बैठी थी तो बहुत सारी बातें हो रही थी, हिंदुस्तानी ज़ुबान की बात हो रही थी, हमारी संस्कृति की बात हो रही थी, तहजीब की बात हो रही थी, और बैठे बैठे मैंने सोचा है, देखिए क्या अजीम मुल्क है हमारा, जहाँ पर 21 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे संविधान, हमारे आइन में जिनको मान लिया है, 21 हमारी ऐसी बोलियां, भाषाएं हैं जो राष्ट्र में चलती हैं, लेकिन 121 बोलियां ऐसी हैं, भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं, और 19,500 करीब 20,000 बोलियां हैं इस देश की। क्या देश है या जहाँ 22,000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, चाहे उसको डायलेक्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। अब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, अब हमारी चाहे खड़ी बोली, जब आप मथुरा चले जाइए तो ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली, आप पूर्वांचल चले जाइए तो हमारी भाषा एक माध्यम। अभी मैं बोली, मैं सोच रही थी कि हमारी, देखिए हमारी तहजीब देखिए कि हमने सिर्फ दुनिया को बहुत सारे धर्म
या मजहबी नहीं दिए हैं, उर्दू जुबान की हम लोगों ने तोहफा भी विश्व को दिया है, दुनिया को दिया है। ये जुबान इसी सरजमीन से उठी है, हमें खुसरो ने शुरू और कैसा शुरू से आज तक देख लीजिए, सैकड़ों साल का हमारा इतिहास, जब से उर्दू आई तब से आज तक में कितने हमारे हिंदू हैं जिन्होंने उर्दू में एक से एक कलाम लिख डाले, और कितने हमारे मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदी में और हमारी अलग अलग जो डायलेक्ट से बोलियों में बोल डाला। अगर मलिक मोहम्मद जैसी की याद कीजिए तो उनका पद्मावत और खड़ी बोली में उनके लिखा कौन भूलेगा। और मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के इतने बड़े हमारे लेखक माने जाते हैं, फारसी में लिखा करते थे। तो उर्दू जुबान जो है, जुबान तो एक ही बात जानती है, जो जुबान दिल में उतर जाए वही जुबान सही होती है, मैं तो ये मानती हूँ। और कोई ऐसी हिंदी नहीं है जिसमें उर्दू के अल्फाज ना हो, कोई ऐसी उर्दू नहीं जिसमें हिंदी के अल्फाज ना हो, शब्द ना हो। तो मैं तो यही मानकर चलती हूँ कि अजीम, अब आप उर्दू को ले लीजिए, क्लासिकल उर्दू के कौन सबसे बड़े रहनुमा? गालिब साहब। और मॉडर्न उर्दू के फिराक गोरखपुरी, अब है कि नहीं है? तो अगर हम बात करें तो देखिए, जो सीख लेता, जैसे वही हमारा प्रयागराज है, प्रयागराज में फिराक साहब ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कितना नाम उर्दू कहाँ से कहाँ, मॉडर्न उर्दू के जो जनक माने जाते हैं, इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न उर्दू। लेकिन वहीं पर निराला जी थे, वहीं पर हमारे इतने सारे हिंदी के हमारे कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत थे वहाँ पर, महादेवी वर्मा थी वहाँ पर। तो अकबर इलाहाबादी, क्या कहना है हमारे मुल्क की जो आज़ादी के आंदोलन में अगर आप उठाकर देखना शुरू करिए तो जुबान का कहीं पर कोई कंपल्शन नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी। अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाली में लोगों को के खून में आग लगा रहे थे तो सुब्रमण्यम भारती तमिल में आग लगाने का काम कर रहे थे, जोश पैदा करने का काम कर रहे थे। एक बार उर्दू में करते थे तो हिंदी में हमारे सुमित्रा नंदन पंत से लेकर हमारे मैथिली शरण गुप्त, ये सब जाने जाते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइट के ये जुबान थे। तो आपकी जो कलम है ना और आपके जो ख्यालात हैं वो सिर्फ एक बेहतर समाज नहीं बनाते हैं, बेहतर इंसान नहीं बनाते हैं, बल्कि मुल्क का भी आईना बनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भावना जी के नाम से इस बात को हो रहा है। मेरे वालिद साहब बहुत बेहतरीन उर्दू बोलते थे, मेरी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ उर्दू से मुझे भी मोहब्बत है। और हिंदी तो जुबान है, बहुत अच्छी बात बोली नज़र साहब ने। नज़र साहब ने जब हिंदी का जो हालात बताए, ये गलत नहीं है। तो आपसे मैं राजभाषा समिति की कन्वीनर हूँ, संयोजिका हूँ, पूरे देश में घूमती हूँ। और सच बात आपने ठीक कहा, इन्होंने कहा था शायद हमारे भाई ने बोला था, कृपा शंकर जी ने, कि भाई दो आंखें हैं, जिसने बोला अगर एक दांत भी थोड़ा गड़बड़ाएगी तो सूरत बिगड़ जाएगी। तो हमें दोनों ही जुबान हो, हमें तो सब जुबानों से मोहब्बत है। भारत की, हिंदुस्तान की सब जुबानों में अपना अपना कुछ है। भोजपुरी को देख लीजिए, खड़ी बोली को देख लीजिए, ब्रज भाषा को देख लीजिए, तो हर तरफ की भाषाएं अलग अलग हैं। मैथिली को देख लीजिए, मराठी है, गुजराती है, सब। इतना साहित्य, इतना ज़्यादा लिटरेचर हिंदुस्तान में है कि पूरी दुनिया भी समेट ले तो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी हर जुबान खूबसूरत चीज़ें दुनिया को, मुल्क को दी है, जज्बात दिए हैं। और इसलिए आज मुझे पूरा यकीन है कि आज यहाँ शोरा-ए-तराम हैं, जो कविगण हैं, वो अपनी बातों को इस तरह से रखेंगे कि लोगों के दिलों में जाएगी और हमारे अंदर वाबस्ता होगी और हम उससे सीख लेंगे। मैं चाहूंगी कि इसको कौन पढ़ के सुनाए? मैं पढ़ दूंगा, गवर्नर साहब को पढ़। सर साहब से ये इजाजत से मैं पढ़ रही हूँ। भगत सिंह कोश्यारी जी का पत्र है जो उन्होंने मुझे दिया है। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदा की स्मृति में मोहम्मद साजिद खान, आज भी महासचिव सर सईद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी आजमगढ़ द्वारा 21 मई 2022 को मुंबई में 17वां ऑल इंडिया मुशायरा एवं पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। स्वर्गीय बहुगुणा जी सशक्त राजनेता थे। उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने संयुक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सराहनीय कार्य किया। वे कुशल प्रशासक एवं संगठनात्मक कौशल के धनी थे।
अस्वस्थता के कारण उनकी सिटी में आयोजित मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में उपस्थित रहना संभव नहीं हुआ। इसके लिए मुझे खेद है। मैं आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा 70वें ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।